आज के क्लास में हम लोग पोषक चक्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोषक चक्रण क्या होता है? बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सजीवों से होते हुए अपने साइकिल को पूरा करता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पे पाया जाता है? वातावरण में पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है। वो ऑक्सीजन क्या किया जाता है? और इंसानों द्वारा या किसी भी जंतु को द्वारा लिया जाता है सांस लेने के लिए, और वही ऑक्सीजन फिर हम लोग शरीर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के द्वारा लिया जाता है। फिर पेड़ पौधा क्या करता है? वापस से ऑक्सीजन बना के वायुमंडल में छोड़ देता है। ये सजीवों द्वारा एक चक्रण का काम कर रहा है। हमेशा ये प्रोसेस चलते रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं चक्रण के नाम से जानते हैं, या साइकिलिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं भूजैविक रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं इसको? हम लोग भूजैविक रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। तो मुख्य अगर बात करेंगे भूजैविक रासायनिक चक्र को, इसको दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक है गैसीय, दूसरा है सेडिमेंट्री। तो जो गैस के रूप में चक्रण करता है, साइकिल बनाता है, उसको हम लोग गैसीय कहते हैं। सेडिमेंट्री मतलब जो रॉक के रूप में, जो कि जब ज़्यादातर मिट्टी के अंदर जो पाया जाता है, वो अपने चक्र को पूरा करता है, तो उसको हम लोग सेडिमेंट्री कहते हैं। अगर हम लोग गैसीय का बात करें गैस के रूप में, तो जल देखने को मिलता है, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। ये जो चारों है, चारों के चारों गैसीय चक्र होता है। और लास्ट का ये जो तीन है, कैल्शियम चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र, तो ये तीनों के तीनों कौन सा होता है? सेडिमेंट्री होता है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन हम लोग जो यहाँ पे चर्चा सिर्फ करने वाले हैं, पहले से हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, जल चक्र के बारे में, कार्बन चक्र के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ के ऑक्सीजन चक्र के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर दो ही चीज़ चर्चा करने वाले हैं। एक है कार्बन चक्र, दूसरा है फास्फोरस चक्र। तो ये दो चक्र हम लोग डिस्कशन करने वाले। कार्बन चक्र कैसे प्रोसेस से किस प्रकार से चलता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कार्बन चक्र एक गैसीय चक्र है। कार्बन को जीवन के आधार मानते हैं। सभी जीवधारियों के शरीर में समस्त कार्बन वायुमंडल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं कि अगर ये सभी जीव के शरीर में जो कार्बन की मात्रा होता है, वो कैसे प्राप्त होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है, यही कार्बन के द्वारा हम लोग शरीर में जाता है। एक चीज़ हम लोग जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं। अगर वायुमंडल का बात करते हैं, तो वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मात्रा पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है, तो बहुत कम मात्रा में 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 0.0। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन का यूज किया जाता है, वो कौन करता है? तो स्वपोषी पौधा करता है। कौन करता है? यही वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल, सनलाइट और क्लोरोफिल मिल के क्या किसका निर्माण करता है? तो यही ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र पहले से भी जानते हो, 6 कार्बन होता है, हाइड्रोजन 12 को होता है, ऑक्सीजन 6 को होता है। इसी को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, जो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जो भोजन के रूप में पत्तियों में स्टोर होता है, भोज्य पदार्थ के रूप में। तो देख सकते हैं ये कार्बन के रूप में स्टोर हुआ। तो ये असल में बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अकार्बनिक पदार्थ होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये जो ग्लूकोज बना, ये क्या बन जाता है? कार्बनिक पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन चक्र चलता है। लेकिन जैसे ही ये ग्लूकोज का रूप ले लेता है कार्बन, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक, और यही ग्लूकोज क्या करता है? दूसरे जीव खाकर, किसी पत्तियों को या किसी पौधे का कोई भी हिस्सा हो, या हम बोल सकते हैं उसका फल हो, तो उसमें यही ग्लूकोज होता है जो कि खाया जाता है। यही खाने के बाद क्या होता है? इंसानों के शरीर में भी या किसी भी जंतु के शरीर में भी ये चला जाता है। किसी जंतु के शरीर में भी ये ग्लूकोज चला जाता है। और वही जंतु के जब शरीर में जाता है तो क्या देखने को मिलता है? जब जंतु मर जाता है तो उसका विघटन करता है। उसका विघटन क्या होता है? उसका विघटन किया जाता है। अब विघटन के दौरान ही वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन के वायुमंडल में चला जाता है। तो ये प्रोसेस रिपीटेशन चलते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन चक्र। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ये
प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज बनता है, तो ये प्रोड्यूस हुआ, बनने के बाद कंज्यूमर के पास गया और कंज्यूमर फिर इसको क्या करता है, कंज्यूमर जब मर जाता है तो इसका डिकम्पोजर होता है, मतलब इसका विघटन होता है। अब विघटन क्या करता है, कौन करता है, तो सूक्ष्म जीव करता है। विघटन कौन करता है, तो सूक्ष्म जीव वगैरह करता है। अब विघटित करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है वायुमंडल में। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है। निर्जीव संसार में कार्बन के निम्नलिखित 3 प्रमुख स्रोत होते हैं। तो निर्जीव के रूप में कार्बन का स्रोत अगर बात किया जाए तो 3 प्रकार से कार्बन हम लोग को प्राप्त होता है। वायु और जल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये भी निर्जीव ही होता है, तो निर्जीव के रूप में। और कहाँ पे पाया जाता है कार्बन, जो चट्टानों में स्थित कार्बन होता है, जो चट्टान वगैरह होता है उसमें भी कार्बन देखने को मिलता है। या और चीज़ें बताया जा रहा है, जीवाश्मी ईंधन जो होता है, जीवाश्मी ईंधन किसको बोलते हैं, जो जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला, ग्रेफाइट, ये सब क्या होता है, इस जीवाश्म ईंधन होता है। इसके रूप में भी हम लोग को कार्बन प्राप्त होता है। जंतुओं की सख्त कार्बनिक कवच तथा कंकाल में, अब देखो जो जंतु का जितना भी कवच होता है, ये जितना कंकाल होता है, सब में कार्बन का मात्रा हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरा कार्बन साइकिल को दिखाया गया है। ये कार्बन साइकिल सबसे पहले वायुमंडल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ओशियन, ये जल का दिया हुआ है। जल में यहाँ पे सबसे पहले ये डिफ्यूजन होता है, ये उड़ के कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में ये कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर के बाद फोटोसिंथेसिस, मतलब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधा के द्वारा इसको लिया जाता है। और जब पेड़ पौधा ले जाता है तो ये सांस द्वारा, फिर से सांस द्वारा, जब ये पेड़ पौधा देखो 2 काम करता है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और फिर से जब पेड़ पौधा भी सांस लेता है, और पेड़ पौधा सांस लेने में क्या लेता है, ऑक्सीजन ही लेता है, तब फिर ऑक्सीजन लेके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, यहाँ से भी रिलीज होकर फिर से वायुमंडल में जाता है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा ये भी तरीका होता है, जब पेड़ पौधा से कार्बन से ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो कोल वाइल गैस में, जो हम लोग बोले ईंधन के रूप में कंपोजिशन इसका होता है, कंपोजिशन होकर फिर से वायुमंडल में चला जाता है। तो ये ऐसे प्रोसेस से भी जाता है। और या कोई चीज़ क्या हो जाता है, मर जाता है, तो मर जाने के बाद क्या होता है, उसका डीकम्पोजिशन होता है, मतलब उसका विघटन होता है। अब विघटन करके भी फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वायुमंडल में चला जाता है। कोई भी जीव जंतु जब मरता है तो इस प्रकार से उसका विघटन होता है। तो ये अलग अलग तरीका है वायुमंडल में फिर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड जाने का। ये एक चक्र चलते रहता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। दूसरा हम लोग जो चक्र पढ़ना है वो है फास्फोरस चक्र के बारे में। पौधों को अपने पोषण के लिए अकार्बनिक फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। तो पौधा अपना पोषण पूरा करने के लिए अकार्बनिक फॉस्फेट की भी जरूरत होती है, जो कि हम लोग देखते हैं मिट्टी में जब इसका कमी होता है तो हम लोग खाद द्वारा इसमें देते हैं। अकार्बनिक फॉस्फेट पौधे की भूमि से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, भूमि से प्राप्त होते हैं। फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड और फास्फोलिड एपीटी और एडीपी तथा अन्य फास्फोरिलेटेड यौगिक का एक संरचनात्मक अंश है। फास्फोरस जैविक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जो भी जैविक तंत्र है उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है फास्फोरस। जीवों में अन्य तत्वों के मुकाबले फास्फोरस की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है। तो जीवों में अन्य तत्वों के मुकाबले अगर बात करेंगे तो फास्फोरस का जो मात्रा होता है अधिक होता है। इस महत्वपूर्ण लवण की आवश्यकता जीवधारियों को पोषक तत्वों के रूप में पड़ती है। तो अपने पोषण को पूरा करने के लिए ये लवण जो होता है, फास्फोरस जो होता है, इसकी आवश्यकता पड़ता है। फास्फोरस का मुख्य स्रोत वायुमंडल नहीं है। फास्फोरस का अगर मुख्य स्रोत देखेंगे तो ये वायुमंडल से नहीं मिलता, ये मिट्टियों से मिलता है। प्रकृति में फास्फोरस अवसादित या चट्टान लवण के रूप में पाया जाता है। ये चट्टानी लवण के रूप में या अवसादित के रूप में देखने को मिलता है, सेडिमेंटरी रॉक के रूप में देखने को मिलता है। चट्टानों से फास्फोरस पानी में घुलकर, जो चट्टान होता है उसमें से क्या होता है, पानी में घुल जाता है, घुलकर फॉस्फेट आयन के रूप में फॉस्फेट आयन के रूप में जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या करता है, पानी में घुलता है और पानी में घुल के फॉस्फेट आयन बनाता है। और फॉस्फेट आयन, यही फॉस्फेट आयन क्या हो जाता है, पेड़ के जड़ों के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है।
पौधों से फॉस्फेट जंतुओं में भोजन के माध्यम से पहुंच जाता है। ये पौधों से, अब देखो, ये जब पौधा में चला जाता है तो यही पौधा को खाने वाला, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, मतलब ये निर्माण कर रहा है, उत्पादक इसको बोलते हैं। यही उत्पादक क्या होता है कि ये दूसरे इसको खाने वाला जो होता है, खाने वाला को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। तो इसी उपभोक्ता द्वारा क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो जब पेड़ पौधा को उपभोक्ता खाते हैं तो उसके शरीर में भी फॉस्फेट चला जाता है। और जब इनका मृत्यु होता है, कोई भी मरे, तब पेड़ पौधा मरे या कोई जंतु मरे, तो उसका जब अपघटन होता है तो अपघटन के द्वारा वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरह से इसका चक्र पूरा होता है, फिर से मिट्टी में, फिर पेड़ पौधे में चला जाता है। तो ये हमेशा एक चक्र के द्वारा घूमते रहता है। मृत पौधे और जंतुओं तथा अन्य त्वचेय पदार्थों के सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटन किया जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, जब मर जाता है तो उसको अपघटन किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के मिट्टी में मिलाया जाता है। उसी के दौरान जो फास्फोरस होता है, उसमें फॉस्फेट जो होता है वो फिर से क्या हो जाता है, मिट्टी में घुल जाता है। ये अपना साइकिल इस तरह से चलाते रहता है। भूमि के क्षरण से बहुत मात्रा में फास्फोरस नदियों और झरनों से होते हुए समुद्र में चला जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे फास्फोरस क्या होता है कि भूमि का क्षरण, भूमि क्षरण का मतलब क्या होता है, भूमि जो मिट्टी होता है तो मिट्टी का लेयर कटने लगता है बारिश वगैरह के कारण, और वही कटने के बाद उसके साथ साथ फास्फोरस भी क्या होता है, नदियों में चला जाता है। और नदी में जब जाएगा तो उसके द्वारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, समुद्र में पहुँच जाता है, जहाँ इसका एक भाग समुद्र के तलहटी में जमा हो जाता है, जो उसका जो किनारा होता है, किनारा पर जमा हो जाता है फास्फोरस। फास्फोरस का उपयोग समुद्री जीवों द्वारा खास श्रृंखला के माध्यम से, अब जो ये समुद्र में चला जाता है तो जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं उसके द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है। ये चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। आगे दिया पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या है देख लेते हैं। अब तक आपने यह जाना कि विभिन्न निर्जीव एवं जीवीय घटकों के बीच आपसी समंजन से किसी पारिस्थितिक तंत्र अस्तित्व और संतुलन निर्भर करता है। तो अभी तक हम लोग ये सीखे कि किस प्रकार से सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और दोनों एक दूसरे से समंजन, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या संतुलन बना के रखते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। इनमें से किसी घटक के अभाव में पारिस्थितिक तंत्र प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर इसमें से किसी का भी कमी आ जाता है तो अवश्य है कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा, अनुकूल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अनुकूल मतलब हम जिस तरह से चाहते हैं वैसा माहौल मिल जाए, प्रतिकूल मतलब आप जिस तरह से चाहते हो उसका विपरीत माहौल मिले। तो जब ऐसा कब होता है, जब विपरीत माहौल देखने को मिलता है, जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसी घटक का अभाव होने लगता है। जो पारिस्थितिक तंत्र को चलने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए सभी चीज़ों की जरूरत पड़ता है, और किसी चीज़ का अभाव होगा तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय, आर्थिक तथा सौंदर्यात्मक वस्तुएं तथा सेवाओं का आधार होता है। पारिस्थितिक तंत्र की प्रक्रिया के उत्पादकों को परितंत्र सेवाओं के रूप में जाना जाता है। तो परितंत्र के सेवाओं के रूप में जाना जाता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक स्वस्थ वन पारिस्थितिक तंत्र उचित मात्रा में ऑक्सीजन गैस मुक्त कर वायुमंडल को शुद्ध रखता है। अब देखो, अगर बात करेंगे तो अगर वन रहेगा, वन पारिस्थितिक तंत्र रहेगा, तभी जाके ऑक्सीजन का ज़्यादा मात्रा हम लोग को वायुमंडल में देखने को मिलेगा। इसलिए वन से ही वायुमंडल का निर्माण, वन से ही हम लोग को ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन हम लोग को शुद्ध चाहिए ही चाहिए। तो जब तक वन पारिस्थितिक तंत्र नहीं रहेगा तो अभी तक हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त मृदा मतलब जो मिट्टी का क्षरण होता है, कटाव होता है, रोक कर बाढ़ों से अब देखो, वन पारिस्थितिक तंत्र एक और भी काम करता है। ये क्या काम करता है, तो मिट्टी का क्षरण को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। अगर जितना पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा तो वहाँ का मिट्टी का कटाव देखने को नहीं मिलेगा। पोषकों का चक्रण, उचित वर्षा द्वारा सूखे से बचाव और जैव विविधता से विभिन्न जीवों तथा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति आदि अनेक कार्यों को संपादन एक स्वस्थ वन होता है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बात करेंगे जैव विविधता का, जैव विविधता भी वन में ही देखने को मिलता है, ठीक। और जितना भी मानव की आवश्यकता की पूर्ति होता है वो सब वन से ही हो पाता है। इनके सेवा की गणना करना एक कठिन कार्य है और स्वस्थ वन की कमी से आज जंगली जीव अपने प्राकृतिक वासस्थान से कहीं शहर की ओर
तो कहीं अन्य स्थानों की ओर पलायन किया जाता है। ये भी चीज़ देखने को मिला है, जब जंगल का हम लोग को कमी हुआ है तो जंगल कमी के कारण बहुत सारे जंगली जीव क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, या कुछ जंगली जीव क्या देखने को मिलता है कि वो शहर की ओर पलायन कर चुका है, मतलब वो शहर की ओर आ चुका है। ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये किस कारण से, वनों की कटाई के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। वन हम लोग को बहुत सारी चीज़ देता है, इसलिए वन का होना जरूरी है। हाल में रॉबर्ट कॉस्टेंजा एवं उनके सहयोगियों ने प्राकृतिक सेवाओं की कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया है। प्राकृतिक सेवाओं का मतलब प्राकृतिक हम लोग कितना सेवा करता है उसका कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया। उन लोगों के अनुसार मूलभूत पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं का कीमत लगभग 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना इसका बजट निकाला गया है कि हम लोग जो वन का विनाश करते हैं ये हम लोग के लिए कितना बड़ा काम करता है, ये हम लोग कितना सेवा देता है, उसके लिए अगर कीमत लगाया जाए तो कीमत कितना निकल कर आता है, 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर में बताया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा है ये। यह मूल्य वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 3 गुना है। जो मूल्य वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ग्लोबल क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम लोग का होता है उसका 3 गुना ये मूल्य बताया गया है, जो कि 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर होता है। पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न सेवाओं की कुल लागत में से मृदा की संरचना के लिए 50%, पोषक चक्रण और मनोरंजन प्रत्येक के लिए 10% से कम है। वन जीवों में जलवायु नियमन तथा वास स्थान के प्रत्येक के लिए लगभग 6% के आसपास है, और इस प्रकार विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के सेवाओं की कीमत उनकी स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अब बताने की कोशिश किया जाए कि हर एक वन का अगर बात करेंगे तो कीमत अलग अलग लगता है। कौन सा वन क्षेत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र हम लोग कौन सा ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है उसके हिसाब से कीमत बताया गया। अतः पारिस्थितिक तंत्र के स्वस्थ रहना मानव एवं अन्य जीवों के लिए अति आवश्यक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र है वो हमेशा बना रहना चाहिए, अगर वो बिगड़ेगा तो हम लोग के लिए भी क्या है, हानिकारक है। इसलिए हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि प्रकृति से जब हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इससे तो हम लोग कहीं पारिस्थितिक तंत्र नहीं न बिगड़ रहा है। अगर बिगड़ रहा है तो उस पर हम लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पारिस्थितिक तंत्र खराब हो। ठीक, तो आज के क्लास के लिए हम लोग ये चैप्टर, आज के क्लास में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर बात करेंगे तो इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले, तो इसके बाद हम लोग जो चैप्टर होगा 15वां चैप्टर होगा। उसके बाद और 2 चैप्टर बचा हुआ है, थोड़ा जल्दी ही ठीक खत्म हो जाएगा। कम से कम लगेगा 10 से 12 दिन, 10 से 12 क्लास लगेगा, दिन नहीं बोल सकते, 10 से 12 क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।